So hello students, this is D Ranjan welcoming all of you to the YouTube classes of Wings Academy. In this video, we are going to discuss some of the previous year's GK questions. और अगर आप लोग रेलवेज एंड एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनमें से 90% क्वेश्चन तो आप लोग को करेक्ट करना ही चाहिए, तभी जाके आप लोग ये सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा रही है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप सबको पता होगा। तो अब बिना कोई बकवास के सीधा बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, द वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए एक्सप्लोजन ऑन द सी बेड विल प्रोड्यूस डैश वेव। अगर समुद्र के तल पर एक विस्फोट होता है तो उसके द्वारा भेजा गया तरंग किस प्रकार का तरंग होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यह समझाना चाहता हूं कि तरंग कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आप लोग में से सब जानते होंगे कि तरंग जनरली ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज ये रहता है कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है। मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये दोनों में से आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, जो भी मैटर वेव को प्रोड्यूस करता है, तो उनमें क्या होती है, जो मॉलिक्यूल रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करता है, या फिर वो मॉलिक्यूल खुद मूव करता रहता है, और इसीलिए ही इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ठीक है, और लाइट एक ऐसे ही तरह का वेव होता है, इसीलिए अगर आप एक ओपाक बॉडी के सामने एक लाइट को ले आते हैं तो लाइट वो ओपाक बॉडी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट के मॉलिक्यूल और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं होते, वो सिर्फ तरंग को आगे भेजती हैं। उनमें पावर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, और इस तरह से ही आगे क्या होती हैं, वेव्स को प्रोड्यूस करते रहती हैं। इसीलिए आप कोई भी बॉडी को ले आए लेकिन साउंड उसमें से पार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और इसीलिए ही साउंड स्पेस में मूव नहीं करता है, लेकिन लाइट जो स्पेस में मूव कर लेता है, क्योंकि जो साउंड होता है उसको मूव करने के लिए एक बॉडी चाहिए, तभी जाकर वो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लाइट एक तरह का ट्रांसवर्स वेव होता है। ये भी एग्जाम में आता है कि लाइट किस तरह की होती है, साउंड किस तरह की वेव होती है। तो अब आप ये क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि अगर समुद्र तल पर एक विस्फोट होता है तो वो किस तरह का वेव होगा। तो विस्फोट जनरली एक साउंड वेव होता है, ये आप सबको पता होगा। साउंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसी को ही विस्फोट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सी वेव होती है, क्योंकि ये जो सी वेव होती है ये बोथ के कैटेगरी में आती है। ठीक है, सी वेव बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होती है। अब सी वेव कैसे बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होती है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये एक मॉडल है जहाँ पे सी वेव आगे बढ़ रही हैं। तो ये सी वेव जब आगे बढ़ती हैं तो जो ऊपरी सतह की वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। ठीक है, लेकिन जो समुद्र के तल पर जो वाटर मॉलिक्यूल होती हैं वो धीरे 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 नीचे आते तक मतलब लगभग स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, एट लास्ट वो क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं, और सिर्फ वेव को आगे बढ़ाती हैं, खुद आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इसीलिए ही जो सी वेव होता है, जो जनरल सी वेव होता है, वो बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, दोनों के बारे में याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट हु इज द फर्स्ट बॉलर टू टेक ए 5 विकेट हॉल इन T20 मैच। इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री में T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले बॉलर कौन बने। ठीक है, तो ये पहले जहां पे आ जाता है ये जीके बन जाती है, सबको पता है। तो ये बॉलर थे यजुवेंद्र चहल। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने एक T20 मैच में 6 विकेट लिए थे। ठीक है, और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने एक T20 मैच में 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है, जयकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ठीक है, जयकवाड़ी जल योजना कौन से नदी पर स्थित है। जयकवाड़ी जल परियोजना स्थित है गोदावरी नदी के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को दिक्कत आ रही है कि जल परियोजना एंड रिवर्स को कैसे याद रखें, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक देता हूं जिसको आप लोग के लिए आसान होगा थोड़ा सा। आप लोग जल परियोजना की नदी के नाम के हिसाब से याद रखिए। ठीक है, मतलब सोच लीजिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं कि
एक नदी है और उसके ऊपर 3-4 जलप्रपात हैं, सॉरी जल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उसमें को उसके ऊपर 3-4 हैं, तो उसको याद रखिए। सपोज जैसे कि महानदी, ठीक है, हमारे एरिया में महानदी रहता है, तो महानदी के ऊपर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है, यह है हीराकुद। तो इस तरह से आप लोग नदी के ऊपर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को याद रखिए। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अगर नदी को याद रखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इफ 4800 जूल वर्क इज डन ओवर ए बॉडी हैविंग मास 70 kg, देन फाइंड अप टू डैश हाइट द बॉडी गॉट लिफ्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप आज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाउंड करने के लिए दिया है, ठीक है, जो कि आप ज़्यादातर पर एस भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको आप फाउंड करने के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ मास दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक हिंट है कि बॉडी को लिफ्ट किया गया है। अगर लिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बन जाता है स्मॉल जी, जिसका वैल्यू होता है 9.8। ठीक है, तब अगर आप ये स्मॉल जी को मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको फोर्स मिल पाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेट एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप वेट फाइंड करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन से तभी आपको फोर्स मिल जाएगा, फिर वो फोर्स को आप इधर डिवाइड कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखिए, इसका आंसर आएगा 14 मीटर। ठीक है, 4800 को डिवाइड कीजिए 9.8 इंटू 70 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर इज सिमिलर विद mg। ठीक है, mg क्या होता है, mg होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी किस एलिमेंट के साथ सेम है, और एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आपको इसके बारे में नहीं पता है, ये सबसे ज़्यादा आसान है। अच्छा ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि mg का एटॉमिक नंबर क्या है। mg का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब मैं इसको इतने जल्दी कैसे बता पा रहा हूँ, आप एक बार पीरियोडिक टेबल देख लीजिए। जिस पीरियड में जो जो एलिमेंट रहते हैं उन सब का क्या होता है, धर्म समान रहता है। ठीक है, जो जो एलिमेंट जिस पीरियड में होती हैं उन सब का जो प्रॉपर्टी रहता है वो समान रहता है या फिर इक्वल रहता है। तो mg के जो पीरियड है इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, इसमें आता है 4 जो कि है बेरिलियम, 20 जो कि है कैल्शियम, 38 जो कि है स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो अब क्या मैंने सबको रट्टा मार के रखा है, जी नहीं फ्रेंड्स। इसके लिए आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूँ कि जो भी एलिमेंट्स के पीरियड होते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8, उसके बाद 18 और उसके बाद 18। ठीक है, अब मैग्नीशियम का नंबर आप मुझे बताइए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अब 12 से 8 आगे या पीछे कीजिए। ठीक है, 12 से 8 पीछे करने पर क्या आता है, 4, आगे बढ़ने पर क्या आता है 20, और इसमें से कौन सा नंबर यहाँ पे 4 है जो कि बेरिलियम है। जनरली तो आप लोग अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो 1 से लेकर 30 तक आराम से आप याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एटॉमिक नंबर के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो यह आपके लिए सबसे आसान ट्रिक हो जाता है। 2, 8, 8, 18, 18 याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, हु बिल्ट कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल किस राजा ने बनाया था, ये थे नरसिंह देव फर्स्ट। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को बनाया था, और ये मंदिर आता है उड़ीसा स्टेट में। तो उड़ीसा स्टेट का कैपिटल क्या है, उड़ीसा स्टेट का कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा स्टेट के सीएम कौन है, उड़ीसा स्टेट के सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक है, याद रखिएगा इन सबका नाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड बाय न्यूट्रॉन ऑन ए प्रोटॉन इनसाइड एन एटम इज कॉल्ड। ठीक है, ये है एक एटम का इमेज, ये एक एटम का इमेज है। इसमें सेंटर में आप सबको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और इनके अंदर एक ऐसा फोर्स रहता है जिसके वजह से ये साथ जुड़े रहते हैं, और वो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और ये बहुत ही ताकतवर फोर्स है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग के लिए ये टास्क है कि आप लोग ये एलिमेंट को देखिए
और इसके इलेक्ट्रॉन संरचना को समझकर मुझे ये बताइए कि ये कौन सा एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है द हाइड्रोकार्बन्स दोज हु एंड्स अप विद कीटोन हैव द सफिक्स डैश। जो हाइड्रोकार्बन्स कीटोन से बनते हैं, ठीक है, जो कीटोन के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके सफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उनका सफिक्स होता है ONE। ठीक है, कीटोन आखिर में क्या आता है ONE, तो उस तरह से आप लोग याद रख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ONE। अब ये जो चारों हैं ये भी सफिक्स है। अब किस किस के हैं इसको आपको बता देता हूँ। ये जो ओल है वो क्या है, वो अल्कोहल का है। ठीक है, अंत में क्या आता है OL, तो इस हिसाब से ऑल भी याद रहेगा। ये जो AL है ये है एल्डिहाइड का। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आता है AL। ठीक है, इसके हिसाब से AL भी याद रह गया। अब OIC ओइक, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इक आता है आखिर में IC, कार्बोक्सिलिक IC आता है, तो उस हिसाब से OIC याद रह जाएगा। तो चारों आसानी से याद रह जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल गिव अस बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर कौन सा मिक्सचर देगा हम लोग को। जनरली काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं कि जो खाने का सोडा होता है उसको ही वो बेकिंग पाउडर मान लेते हैं। जी नहीं, खाने के सोडे के साथ एक एसिड मिलाया जाता है तभी वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट होता है। अब खाने का सोडा तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, ये सबको पता होगा, और सोडियम हाइड्रोकार्बन के साथ मिलाया जाता है टार्टरिक एसिड को। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ जब टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है तब वो बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है विंध्य शक्ति वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। विंध्य शक्ति ने कौन सा डायनेस्टी फाइंड किया था या फिर कौन से डायनेस्टी को स्थापित किया था, और ये डायनेस्टी था वकाटक डायनेस्टी। ठीक है फ्रेंड्स, मिडिल डेक्कन, जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, उस जगह पे ये डायनेस्टी था। ठीक है, और इसको फाउंड किया था किसने, विंध्य शक्ति ने, और ये डायनेस्टी का नाम था वकाटक। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है व्हिच हार्मोन ऑफ प्लांट बॉडी मेक्स द प्लांट मूव्स टुवर्ड्स द सनलाइट। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह का एक सोच लीजिए कि ये एक ट्री होता है, ये इसका रूट हो गया और इसके ये लीव्स हो गए। तो आप लोग जानते हैं कि जो लीव्स होते हैं उनको सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, और इसीलिए ही प्लांट के अंदर एक हार्मोन रहता है जो प्लांट बॉडी को मूव करवाता है ताकि वो कैसे भी करके सनलाइट की ओर जा सके। और इसीलिए ही जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनमें काफ़ी लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो पानी और सनलाइट के कारण बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। तब उनको एक दूसरे के साथ ही compete करना पड़ता है कि कौन सबसे ऊंचे जाके सनलाइट को पा सकता है। ठीक है, और ऐसा करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, प्लांट बॉडी में टोटल 5 तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें से एक हार्मोन वो रहता है जो कि प्लांट बॉडी को सनलाइट की ओर मूव करवाता है। तो ये जो 4 यहाँ पे जो दे रखे हैं ये चारों प्लांट बॉडी के हार्मोन है, और इनके अलावा एक और हार्मोन है, वो होता है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन नाम का हार्मोन एक और हार्मोन होता है जो कि प्लांट बॉडी में पाया जाता है। तो पांचों हार्मोन का नाम आप याद रखिए। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्लांट बॉडी का हार्मोन है, या फिर ऐसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्लांट बॉडी का हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या है प्लांट बॉडी का हार्मोन, यह है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखेगा इन पांचों का नाम। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो प्लांट मूव करता है सनलाइट की ओर इसे कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म। क्या कहा जाता है, फोटोट्रोपिज्म। लाइट के बारे में आता है तो फोटो याद रह जाएगा, और ये बढ़ने को क्या कहा जाता है, ट्रोपिज्म। ठीक है, लाइट के बारे में आता है तो फोटो याद रहेगा और ट्रोपिज्म आप याद रख लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो सनलाइट की ओर बढ़ने को, मूवमेंट को कहा जाता है वो है फोटोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है which chemical present inside a cork that prohibits the entry of gas and water inside it। कॉर्क में ऐसा कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसके वजह से कॉर्क के थ्रू कोई भी गैस या फिर वाटर मॉलिक्यूल नहीं जा सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो शैंपेन होता है और जो भी बड़े बड़े महंगे शराब होते हैं उनको बंद किया जाता है कॉर्क से। ठीक है, उनको बंद किया जाता है किससे, कॉर्क से, ताकि उसके अंदर एक एयर मॉलिक्यूल भी ना जा सके। ठीक है, और ऐसा करने वाला केमिकल है सुबेरिन। ठीक है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है। मैं तो इसको कम से कम रेलवे के ही एग्जाम में 3 से 4 बार देख चुका हूँ, रेलवे एंड एसएससी के एग्जाम में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
कॉर्क में कौन सा केमिकल रहता है? सुबेरिन। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है व्हिच एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस कॉमन सल्ट। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कॉमन सल्ट का मुझे आप केमिकल फॉर्मूला बता दीजिए। ये क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सल्ट है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH। अब इसमें आप एक ऐसा केमिकल मिलाइए जिसमें क्या होगा कि एक वाटर निकल जाएगा यानी H2O और NaCl देगा। ठीक है, तो आप सीधा ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ पे OH है, H2O बनाना है, क्या चाहिए? H, और Na के साथ क्या चाहिए? Cl, तो Cl। ठीक है, तो इस तरह के रिलेटेड एक एसिड के बारे में सोचिए। रिलेटेड एसिड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, HCl खुद एक एसिड है नहीं? कौन सा है वो एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl को लेकर एसिड सोचना है और वो एसिड तो खुद HCl है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैड होस्टेड द 2018 हॉकी वर्ल्ड कप। 2018 हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित किया गया था, है नहीं? 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में आयोजित किया गया था और उससे आयोजित किया था भुवनेश्वर में। ठीक है, जो कि उड़ीसा का कैपिटल है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। और ये जो 2018 का एडिशन था हॉकी वर्ल्ड कप का, इसे जीतने वाला देश था बेल्जियम। ठीक है, और बेल्जियम ने इसको फर्स्ट टाइम के लिए जीता था, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। 2018 हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में। जीता कौन था? बेल्जियम। हराया किसको था? नेदरलैंड्स को। ठीक है, किसको हराया था? नेदरलैंड्स को। और 3-2 के पेनल्टी शूट आउट में। इसको यहाँ पे याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन विनर एंड किसको डिफीट किया था याद रखिए। कहाँ पे सिटी में आया था याद रखिए। कौन से कंट्री में हुआ था याद रखिए। एंड 2022 to 23 जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी इंडिया में होने वाला है, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में। ठीक है, कहाँ पे होने वाला है? भुवनेश्वर एंड राउरकेला में। तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है इफ द वर्क डन इज जीरो देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, अगर वर्क डन 0 जूल हो जाता है, ठीक है, W जो है वो 0 जूल हो जाता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा? तो W का फॉर्मूला क्या है? पूरा फॉर्मूला FS cos थीटा। ठीक है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर है तो ये तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन बनेगा? cos थीटा। और cos थीटा का वैल्यू कौन से नंबर पर 0 होता है? 90 डिग्री पे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री भी थोड़ा थोड़ा काम में आता है या नहीं? तो क्या होता है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो आज के लिए ये 15 क्वेश्चंस थे। आशा करता हूँ आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।